एक समय ऐसा था जहां पे यू डिडंट सी मेनी women in the real estate transactions और consultancy. मैंने रियल एस्टेट को नहीं चुना, रियल एस्टेट ने मुझे चुना है। If somebody is buying a commercial property, then also you think women can make them understand all the commercials? रियल एस्टेट में लोग सिर्फ मनी या कैलकुलेशन से ही नहीं खरीदते, बहुत सारे लोग इमोशनली भी इससे अटैच्ड होते हैं। NRIs से डील करते हैं जी, वो एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट को सिलेक्ट करने के टाइम उसमें क्या देखता है? उसे मार्केट के बारे में कितनी नॉलेज है। तो आपका कहने का मतलब है गुड़गांव के मेन ये चीज नहीं समझ सकते। ये एक बहुत पेशेंस वाली गेम। ऐसा हुआ है कि वो प्रॉमिस वैसे डिलीवर नहीं हुए जैसे बोले गए थे। रियल एस्टेट कोई बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं। Some people will hate me for this question, but some men would have tried to take advantage of you. एक मिनट को ऐसा भी लगा कि शायद मैंने कोई गलत प्रोफेशन तो नहीं चुन लिया। Women can make better real estate agents than men. कि रियल एस्टेट में लेडीज़ के लिए बहुत आसान नहीं होता। Is it the money which has you be engaged in this profession? तो जैसे मानते हैं ना कि जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ब्रोकर बन जाते। वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड ऑन पॉडकास्ट बाय विपिन सूरी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। इंटरेस्टिंग एपिसोड इसलिए कि हमेशा ये कहा जाता है एक कामयाब आदमी के पीछे हमेशा एक औरत होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ आज गुड़गांव रियल एस्टेट के पीछे भी बहुत सारी औरतें। सो दिस पॉडकास्ट आई हैव नेम्ड दिस एज रियल विमेन इन रियल एस्टेट। इसका मतलब है कि एक समय ऐसा था जहां पे यू डिडंट सी मेनी women in the real estate transactions or consultancy as a profession. But today we are with a person, her name is Aarti Agarwal. She's a vice president in a leading company in Gurgaon called Space Creators, and she has more than 9 years of experience, hundreds of transactions with various developers, commercial, residential, everything. She's a social media influencer as well. She's a mother of 2 kids. She started her career at 40. And it was a huge shift from the education and from the shipping industry. And she's made a mark. Now, इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने के लिए है। अगर आपको रियल एस्टेट में करियर बनाना है या किसी भी फील्ड में करियर बनाना है और आप सोच रहे हैं 40 के बाद मैं करियर कैसे बना सकती हूँ, शी हैज डन इट वेरी ग्रेसफुली। सो लेट्स वेलकम आरती। थैंक यू सो मच विपिन सर फॉर हैविंग मी। ओके, सो आरती, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बोला जी, कि रियल एस्टेट को अगर आप ट्रेडिशनली देखो, ओवर द इयर्स देखो, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में या रियल एस्टेट एजेंट्स या रियल एस्टेट ब्रोकिंग में विमेन हैव नॉट प्लेड अ बिग पार्ट। ओके, तो आपने जब ये चूज किया तो आपको ये कोई हिच थी या एकदम नेचुरल था? इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि मैंने रियल एस्टेट को नहीं चुना, रियल एस्टेट ने मुझे चुना है। जब मैंने ये जॉइन किया भी था उस समय मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि मैं रियल एस्टेट जॉइन करने जा रही हूँ। शादी के बाद, बच्चों के बाद मेरे करियर में एक बहुत गैप आ गया था और फिर मैंने सोचा कि अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो गई। तो उस समय मेरा सिर्फ यही क्राइटेरिया था कि ऐसी कोई जॉब मिल जाए जो कि घर के पास हो, जिसमें बिल्कुल आपका 10 to 6 का टाइमिंग हो, 5 डेज़ वर्किंग हो और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो। ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था अपना। और जब मैं आपसे मिली वहाँ पर जब मुझे पता चला एक्चुअली में कि मैं एक रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए भी शॉकिंग था। बट मैं एक आपको इसी का एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैंने अपने घर में ये डिस्कस किया कि मुझे ऑफिस बहुत अच्छा लग रहा है और वहाँ के लोग अच्छे लगे और मैं जॉइन करना चाह रही हूँ, तो मेरे ब्रदर का फर्स्ट रिएक्शन था, कोई प्रॉब्लम है क्या कि रियल एस्टेट क्यों जॉइन कर रही हो? अगर कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हें जो वहाँ सैलरी ऑफर हुई है वो सैलरी मैं तुम्हें दे देता हूँ और तुम अच्छे से 2-3 महीने लगाकर कोई जॉब ढूंढो। सो ये रिएक्शन था सबके लिए।
लेकिन मैंने कहा कि मैं कमिट कर चुकी हूँ और मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। और शायद उस समय मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं सेल्स करूँगी या मैं एक्चुअली में जाकर डील्स करूँगी। उस समय था कि चलो काफ़ी टाइम का गैप हो गया है, नई सिटी है, नई चीज़ है, कुछ नया ट्राई करते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई एंटर्ड इन रियल एस्टेट। तो व्हेन डिड यू स्टार्ट डूइंग ट्रांजैक्शंस? अगर आपने ऐसे शुरू किया तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट इनटू, एंड वाज इट बाय चॉइस और somebody offered you? What happened? सो मैंने जब स्टार्ट किया था तो फ्रंट डेस्क से स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत एडमिन का काम करती थी। और बट मुझे शुरू से एक अंदर से लर्निंग की हैबिट थी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है वो हमेशा से मैं सीखना चाहती थी। तो कुछ टाइम के लिए मैं अकाउंट्स में बैठ जाती, तो उसके साथ काम करने लगी। देन फिर मैंने देखा कि यहाँ पर सारे लोग मोस्टली कॉलिंग करते हैं। मुझे उसमें भी इंटरेस्ट आया। मैंने कहा चलो जो ये बात कर रहे हैं मैं भी करके देखती हूँ क्या बात कर रहे हैं। किसी के पास कोई थोड़ा सा फ्री टाइम हुआ, वो मुझे सिखाने लगा कि ऐसे कॉल करते हैं, ये बताते हैं। तो मैंने कहा ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्यों नहीं ये किया जाए। मैंने धीरे धीरे कॉलिंग करना शुरू किया, कुछ लोगों को कॉलिंग करना शुरू किया और कोल्ड कॉलिंग जस्ट थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में समझा और गुड़गांव उसके में? बाद गुड़गांव, टोटली इन गुड़गांव, और कॉल्स करना स्टार्ट किया। तो जब लोगों का रिस्पांस आने लगा कि अच्छा ठीक है इसके बारे में और बताओ, मगर मेरे पास उससे ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी, तो मैं वो इमीडिएटली कॉल किसी सेल्स वाले को फॉरवर्ड कर देती। तो बट ऑब्वियसली उतना काफ़ी नहीं था मेरे लिए। तो एक दिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं इतनी देर यहाँ बैठी रहती हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत मुझे समझ आ गया है कि कैसे आप लोग सब कॉल करते हो या अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताते हो, तो क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ ऐसा? तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है, एक प्रोडक्ट को ट्राई करो। तो उस समय AIPL का एक प्रोजेक्ट हमने नया करना स्टार्ट किया था। मैंने उसको समझा। आपने कहा जाकर आप एक बारी इसकी ट्रेनिंग लेकर आओ और उसके बाद आप कॉल्स करना स्टार्ट कर दो। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। धीरे धीरे कॉल्स करते 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 फाइनली यहाँ तक होने लगा कि लोग मेरे कॉल पर मुझसे विजिट करने के लिए ऑफिस आना शुरू हो गए। Okay. And do you remember your first transaction? यस। What happened in that? या इसी तरह से हुआ था कि मैं किसी सीनियर के साथ अटैच थी और तब मैंने उन्हें कॉल किया और उनको बुलाया और वो बड़ी आकर ऑफिस में आकर बैठे, और बाई चांस ऐसा हुआ कि जो मेरे सेल्स लीडर थे वो उस समय ऑफिस में नहीं थे। तो बाई चांस मुझे जाना पड़ा उनके साथ विजिट के लिए। मैं जब वहाँ गई मुझे ऑब्वियसली आइडिया हो गया था उस समय तक प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने उनको वो प्रॉपरली प्रेजेंटेशन दिखाया, और जहाँ पर बिल्डर के ऑफिस लेकर जाना था वहाँ पर लेके गई, और जब उनकी सारी ट्रांजैक्शन उनके सामने बैठकर देखा और फिर उन्हें प्रोजेक्ट समझ आया, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो ऑफिस चलते हैं और फाइनल करते हैं। तो उस समय मैं बहुत नर्वस हो गई कि मैंने कहा अब क्या करना है, इसके बाद अब क्या करते हैं। तो मैं जब ऑफिस आई, आकर मैंने आपको बोला कि सर वो तो लेना चाह रहे हैं। तो सर ने तो कहा कि हाँ चलो बैठते हैं। मैंने कहा बट मतलब अभी अभी तो दिखा कर आई हूँ। मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि कोई सेम डे आकर प्रॉपर्टी को देखकर इमीडिएटली कैसे क्लोज कर सकता है, और वो भी एक बहुत बड़ी टिकट साइज था। आपने वहाँ पे मिले उनसे डिस्कशन की और मीटिंग हुई, और सबसे पहले मैंने ऑटोग्राफ की ग्राउंड फ्लोर शॉप की डील की। तो एक चीज बताओ आरती कि जो आपने अभी बोला कि कैसे कोई सेम डे क्लोज कर सकता है, नाउ ये नॉर्मल है या ऐसा गुड़गांव में ही होता है? अब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, गुड़गांव के लिए ये नॉर्मल है। बाकी सिटीज के लिए? बाकी सिटीज़ के लिए अभी भी ऐसा नहीं होता। लोग बहुत स्पेशली मैं अगर बात करूं, पंजाब में मैंने काम किया है, पंजाब के काफ़ी क्लाइंट्स को हैंडल किया है। तो उनके खुद के लिए माइंडसेट ऐसा ही रहता है कि पहले वो आएंगे,
फिर देखेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर घर में जाकर बाकी लोगों से डिस्कशन करेंगे और फिर एक बारी फिर से आकर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि 2-3 लोगों से आसपास और ब्रोकर से राय लें, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें और उसके बाद वो किसी क्लोज़र पे पहुँचते थे। लेकिन गुड़गाँव में जो लोग जिस तरह से प्रॉपर्टी लेते हैं, वो इस माइंडसेट से ही आते हैं कि जाकर उन्होंने देखना है और और कुछ अगर लेना कोई ही है। और कुछ लेना ही है और जैसे ही उनको कोई चीज़ उनके मतलब की समझ आती है, उन्हें पता है कि अब अगर उन्होंने इसमें डिले किया या तो प्राइस बढ़ जाएँगे या फिर वो इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी। इस पे बाद में आएंगे हम ये वाले पॉइंट पे। जी। आप थोड़ा सा इलैबोरेट करो एंड देन यू गॉट इनटू सेल्स यस। हाँ। एंड देन इज इट दैट द इज इट द मनी which has you be engaged in this profession? अब 9 साल हो गए आपको, या फिर कुछ मजा भी है इस प्रोफेशन में? इसमें बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट में लोग सिर्फ मनी या कैलकुलेशन से ही नहीं खरीदते। बहुत सारे लोग इमोशनली भी इससे अटैच्ड होते हैं। बहुत सारे लोग आप पे ट्रस्ट करके खरीदते हैं। और बीइंग अ लेडी, ये आपके अंदर इनबिल्ट होता है कि आप लोगों के साथ एक सिंसेरिटी के साथ, उनके साथ एम्पैथाइज करके उनको समझते हो, उनको जानते हो और फिर उनके अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई चीज़ ढूंढते हो। तो इसमें एक अलग ही मज़ा है जब आपको कोई एक्सप्लेन करता है कि उसे क्यों चाहिए और क्या चाहिए, और वो आप पे ट्रस्ट करके कहता है कि आप हमें सजेस्ट करें कि मुझे क्या लेना चाहिए, कौन सा घर लेना चाहिए या मेरे लिए क्या चीज़ सूटेबल है, और फिर आप उसकी वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हो। तो उसमें एक अलग ही तरह की किक होती है, एक फुलफ़िलमेंट की सैटिस्फैक्शन होती है। तो आप एक चीज बताओ, आपका कहने का मतलब है कि विमेन कैन मेक बेटर रियल एस्टेट एजेंट्स देन मेन? बिल्कुल, मेरा ये मानना है क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि जब आप किसी को, यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं इन्वॉल्व है, इसके साथ बहुत सारी अटैचमेंट होती है, बहुत इमोशंस होते हैं और कई बारी मेल इसको अनदेखा कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई आया है, वो इसे देखे, इसकी कैलकुलेशन को समझे और क्लोज करे, और वो क्यों नहीं कर रहा। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि शायद वो किस किस फीलिंग्स के साथ आ रहा है, उसके साथ क्या अटैचमेंट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो चाहता है कि कोई उसे सुने, उसकी उस बात को डिटेल में समझे कि उस उन सपनों के साथ उसका क्या रिलेशन है। अगर मैं एक आइडिया दूं, जैसे एक घर कोई खरीदने आया है, उसके लिए वो ये भी सोच रहा है कि यार मेरा घर क्या मेरे पेरेंट्स के लिए सूटेबल है, क्या मेरे बच्चे यहाँ खुश रह पाएंगे, क्या मुझे यहाँ से हर चीज़ों की कन्वीनियंस होगी। तो वो ये चीज़ों को जानना चाहता है, समझना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है और उसके बाद कुछ डिसीजन लेना चाहता है। और एक लेडी उसे वो समझती है, उसको वो सेंस हो जाती है कि ये अभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, इसको अभी जानना है कि वो कहाँ से शॉपिंग करेगा, कहाँ से वो बच्चों का स्कूल आएगा, क्या स्कूल की बस आती है, क्या यहाँ से मार्केट पास है, अगर मेरे पेरेंट्स को कल कोई ज़रूरत हुई तो कोई हॉस्पिटल साथ में है। तो वो बातें सिर्फ आप एक पेपर पे नहीं समझा सकते, उसके लिए आपको उसके साथ होकर उसकी जगह पर खड़े होकर समझना पड़ता है कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और आप उसे भरोसा दिला सकते हैं कि आप जो जगह ले रहे हैं उसमें वो आपकी सारी ज़रूरतों को टेकन केयर किया जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है गुड़गांव के मेन ये चीज नहीं समझ सकते, मेन एजेंट्स? हाँ, कई बारी ऐसा होता है। अगर आपको उनको वो बहुत जल्दी, ये एक बहुत पेशेंस वाली गेम है। इसमें आपको पेशेंस के साथ ही डील करना होता है, और मैन ये सोचते हैं कि आपने अगर क्यों बार बार आकर देख रहे हैं, एक बार दिखा तो दिया, एक बार समझा तो दिया, अब तो इतना उनको समझ आ जाना चाहिए। लेकिन वो कई बार ये मिस कर जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक इंसान का सपना होता है घर बनाना या अपनी प्रॉपर्टी बनाना, ये ज़मीन खरीदना, और वो इस चीज़ को अनदेखा कर जाते हैं।
सो इसलिए ये मैं मानती हूँ कि जब वो प्रेजेंटेशन की बात आती है या फिर किसी को एक्सप्लेन करने की बात आती है, तो लड़कियां इसमें ज़्यादा बेटर वे में उन्हें एक्सप्लेन कर पाती हैं और उन्हें कन्विंस कर पाती है। इसीलिए बीडी में भी आप देखेंगे ज़्यादातर बिजनेस लड़कियां होती डेवलपमेंट हैं। में। हाँ जी। ओके, नाउ अब ये तो आप बात कर रहे हो, अगर मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोलूं, ये तो आप बात कर रहे हो somebody is buying a home, हम्म, but if somebody is buying a commercial property, हम्म, then also you think women can make them understand all the commercials? हाँ Some people इस will hate me हाँ for this यस question, but I'm यस still नहीं asking. आई एम टोटली एग्री फॉर दिस। और इनफैक्ट मैं आपको इसका एक ऐसा इंसिडेंस भी बताती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में करना शुरू किया तो कमर्शियल से ही शुरू किया था और क्लाइंट आ जाते थे और एक एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर 3-4 इन्वेस्टर्स का ग्रुप था और वो मेरे पास आए। मैंने उनको पूरी प्रेजेंटेशन दी और अच्छे से सारी चीज़ों को कंपेयर करके दिखाया। और मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ तो मुझे अच्छे से एक्सेल एक्सेल सारी कैलकुलेशन आती हैं। सो मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उन्हें जब सब कुछ समझ आया तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये तो ठीक है, चलो अब किसी सीनियर को बुलाओ। हम्म, तो मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या चीज़ मिस हो गई जो इनको लग रहा है कि किसी सीनियर को बुलाओ। मैंने कहा आप बताइए मुझे कि क्या चीज़ आप जानना चाह रहे हैं। तो कहते फाइनल करते हैं ना तो बुलाओ किसी को। तो बहुत लोगों में ये मेंटालिटी होती है हम्म, कि प्रेजेंटेशन तक तो ठीक है, हम्म, साइट विजिट तक तो ठीक है, लेकिन अब जब क्लोजर करना है तो कोई मेल आकर बैठे। और स्टार्टिंग में मुझे इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो कई बार मुझे किसी को बुलाकर सिर्फ बिठाना होता था कि अच्छा आप आकर बैठो और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। शायद वो कोई मेल ईगो थी या फिर उनको एक लेडी के सामने नेगोशिएशन नहीं करना था। बट हाँ, मैंने ये बहुत फील किया स्पेशली कमर्शियल के लिए कि वो नंबर्स के लिए, कैलकुलेशंस के लिए या नेगोशिएशन के लिए एक मेल मेंबर के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं, एक फीमेल मेंबर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। अब एक चीज बताओ, you've been successful in, I think, hundreds of transactions and multi-crore transactions you've done over the years. तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि एज अ वुमन, व्हाट आर द टॉप 3 challenges you had to face? आ, जिसमें से सबसे पहले तो कि एक लेडी को सिर्फ अपने काम को नहीं, अपनी फैमिली को भी देखना होता है, अपने बच्चों को भी देखना होता है और उनके बीच में एक तालमेल बिठाना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और मैंने इसको इस तरह से हैंडल किया कि जब आप कुछ बहुत विलिंगली करते हो तो आपको उसे मैनेज नहीं करना होता, वो आपका रूटीन बन जाता है हम्म, और आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज़ को टाइम टू टाइम चेंज करना होता है। और मैंने अपने बच्चों को शुरू से ही इंडिपेंडेंट बनाया है ताकि वो अपना सब कुछ हैंडल कर सकें। और साथ साथ मैंने अपने काम के साथ उनको हमेशा इन्वॉल्व रखा है। घर जाकर मैं उनसे डिस्कस करती हूँ मेरा कैसा दिन रहा, क्या काम किया, मेरे क्या नेचर है मेरे काम का। और कई बारी हम बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं वो उनके साथ शेयर करती हूँ। हम काफ़ी हंसते हैं, मजाक करते हैं। तो ये सब करके ना बच्चों के अंदर माइंडसेट में ये हो जाता है कि ये भी हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। Pardon. और और शायद इस तरह वो मेरे बच्चे दोनों ही स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव हैं। तो हम आपस में ये भी डिस्कशन करते हैं कि अच्छा अगर मैं इतनी डील्स करूँगी तो तुम इतने स्कोर करना, या तुमने इतना मार्क्स लेकर आने हैं तो मैं ये करूँगी। सो ओवरऑल करके हमने इसको बहुत इजीली अडेप्ट कर लिया और मिलकर अपना तालमेल बिठा लिया। ये फर्स्ट चैलेंज आया था मेरे लिए इनिशियली। इसमें मैं एक चीज बोलूंगा। अब आपने तो पहले एजुकेशन में या शिपिंग में, अकाउंट्स में और जगह भी काम किया हुआ है। स्पेसिफिक टू रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस इन आवर इंडस्ट्री गुड़गांव में, इसमें क्या 3 challenges है? ओके, इसमें क्योंकि ये वाला चैलेंज तो, इफ यू वुड अग्री, ये आप कोई और करियर किसी होता और करियर उसमें भी आते। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेसिफिकली रियल एस्टेट उसमें एज एन एजेंट क्या है? पहला जैसे कि मैंने अभी आपसे शेयर किया कि मेल आपके साथ
स्पेशली जब कैलकुलेशन की बात आती है या फिर आपको ट्रांजैक्शन को नेगोशिएशन करने की बात आती थी, तो वो कभी आपको सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ये पार्ट कोई मेल हैंडल करे। सबसे पहला मुझे चैलेंज ये आया। और जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि बाकी और लोगों के और सर्विसेज में भी ये होता होगा और फैक्टर्स में भी ये आता होगा। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए भी रियल एस्टेट कोई बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं थी। और उसमें भी लेडीज का होना तो और वो डिसरिस्पेक्टफुल वे में इसको देखते थे। तो उन्हें लगता था कि अगर ये लेडी इसमें है तो जैसे मानते हैं ना कि जब को आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ब्रोकर बन जाते हैं। सो आपको वो पहले ही उस नज़र से उस ब्रैकेट में रखकर बात करते थे कि ठीक है, इसने तो टाइम पास करने के लिए किया है, ये इसका करियर नहीं है, शायद एक टेम्परेरी चलो कुछ नहीं करा तो ये कर लिया। तो जिसकी वजह से वो आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेते। ये सेकंड बहुत मेजर था कि जो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए। और तीसरा कि उन्हें ये लगता है कि आपको किसी भी चीज़ की, स्पेशली रियल एस्टेट की मार्केट की नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं हो सकती एक्चुअली। women cannot have that. मैंने बहुत बार ये कमेंट सुने, मैम आपको नहीं पता, मैम आप नहीं जानती। मतलब कस्टमर आपको बोल रहा है। कस्टमर मुझे ये बहुत बार शुरू में बोलता था, आप नहीं समझती, आप नहीं जानती, ये ऐसे ही होता है। तो वो अपनी बात को डोमिनेट करते थे कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, आपको इसके बारे में नहीं पता, आप ना ही बोले। बिकॉज नाउ आपने ये तीनों ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कैसे किया? अब ये आते हैं? नहीं, अब ये नहीं आते। हाँ, वेरी वेरी गुड। नाउ ऐसा क्या हुआ, लाइक आपने कैसे ओवरकम किया इसको? देखिए, सबसे पहले तो इसका जवाब यही होता है कि पहले आप अपनी नॉलेज को शार्प करें। जब कोई आपसे ऐसे काउंटर क्वेश्चन करता है या कोई आपके ऊपर ऐसे कमेंट कर दे, तो आपके पास उसको सही जवाब देने के लिए आपकी अपनी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने ये किया, और थैंक्स टू यू कि आपने डे 1 से मेरी बहुत अच्छी हैंड होल्डिंग करी और मुझे ट्रेंड किया, मुझे सिखाया कि कैसे लोगों की, मेरे लिए जो था कि जो सामने है वही सच है। मगर रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। जो सामने है उससे भी पीछे बहुत कुछ होता है। उन्हें कैसे समझना है, कैसे किससे हैंडल करना है और अपनी नॉलेज को किस तरह से इसमें बढ़ाना है। आपकी ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स, कोचिंग ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं अब हर तरह के काउंटर क्वेश्चंस को अटेंड कर सकती थी। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट रहता है। और दूसरा, आपको बहुत रिएक्टिव नहीं होना होता जब कोई ऐसी बात आपसे कर रहा होता है। एक कामली ये मानते हुए कि हमारी सोसाइटी ऐसी ही है, ये मेल ड्रिवन है, और आपको ये मानते हुए उसको एक्सेप्ट करके हैंडल करना होता है। अगर आप एग्रेसिव हो जाओ, उसके ऊपर रिएक्ट करने लगो, तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हो। तो जब मैं उसे कामली सुनती थी और उसको सही ढंग से एड्रेस करती थी, तो लोगों को समझ आने लगा कि जो ये कह रही हैं उसमें वजन है। एंड आई थिंक नंबर ऑफ ईयर्स से भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल, नंबर ऑफ ईयर्स से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको भी लोगों को हैंडल करना आ जाता है, और ओवर ए पीरियड आप ये सीख जाते हैं कि हर बात पे आपको जवाब देना ही नहीं होता, आपको सही तरह से सही टाइम पर सही रिप्लाई करना होता है। ओके, वेरी गुड। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन, एज चूजिंग अ करियर एज अ रियल एस्टेट एजेंट, आपको 3 सबसे ज्यादा क्या फायदे हुए? सबसे पहले ऑब्वियसली मनी, कि यहाँ पर कोई, आप किसी भी सर्विस में हो, आपको बहुत स्लोली आपके प्रमोशंस होते हैं और आप एक लेवल पर पहुँचते हैं। अगर आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं तो भी आपकी एक लिमिटेशन है, बट यहाँ पर स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप नॉलेज गेन करते हो, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और अपने काम के लिए सिंसियर हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था
कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं और एक अच्छी अर्निंग करूं। और दूसरा, आप इतने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मिलते हो, आपको इतना वास्ट इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है, एक लाइफ को जीने का, एक लाइफ को समझने का। और ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ थ्रू आउट अपने बच्चों को एजुकेट करने में, उनको वैल्यू देने में कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। ओके। एंड थर्ड? एंड थर्ड कि इसके अंदर आपको एक ऐसी पावर होल्ड करने को मिलता है। आपको लगता है कि आपने किसी के सपनों को पूरा करके, किसी को एक्चुअली में उसके लिए उसकी जो ड्रीम है वो उसे पूरा किया, और साथ में आपने उनके लिए फ़ायदा किया, उनकी जनरेशन के लिए फ़ायदा किया। तो एक फुलफिलमेंट की जो एहसास होता है, वो भी एक आपको ऐसा लगता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि आपने कितने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट किया है। आरती, एक बात बताओ कि कई बार ऐसा होता होगा, जैसे आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज बेचते हो तो उसमें कई प्रोमिसेस होते हैं, चाहे वो डिलीवरीज के हो, क्वालिटी के हो और कई बिल्कुल। चीज़ों के हो, वो बिल्डर्स प्रॉमिस करता है और आप भी ऑब्वियसली उसी को उसी रिप्रेजेंट के करके बेहाफ पे आगे बोलते हैं। आगे बोलते हो। हाँ। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो प्रॉमिस वैसे डिलीवर नहीं हुए जैसे बोले गए थे, तो उस केस में आप क्या करते हो? अक्सर टाइमलाइन को लेकर ऐसा काफ़ी हो जाता है कि जो टाइमलाइन बोली गई है उस टाइमलाइन में डिलीवर ना हुआ हो। तो ऐसे केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप क्लाइंट को टाइमली इन्फॉर्म करते रहो। उनकी मेन जो प्रॉब्लम होती है कि उनसे अगर आप हाइड कर रहे हो, ऑब्वियसली आप टाइमलाइन के लिए अगर बिल्डर कुछ बना रहा है और उसका टाइम एक्सटेंड हो रहा है, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अपने क्लाइंट को उसके बारे में पूरी तरह से अवेयर कराइए कि कहाँ पर ये डिले है और इसकी क्या वजह है और क्या टाइमलाइन आगे देख रहे हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए कि हम उन्हें राइट टाइम पर एग्जिट करा सके। अगर हम उनको ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है ये इस टाइमलाइन पर रेडी हो जाएगा और आप इस पीरियड के बाद एग्जिट कर सकते हैं, और हम उनको उसमें सपोर्ट करते हैं, तो आई एम श्योर कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होती। एक चीज बताओ, जो ये पॉइंट आपने बोला कि एग्जिट करा सको, हाँ जी। अब क्लाइंट आया आपके पास, समझ लो जो भी उसका 2 करोड़ 4 करोड़ बिल्कुल। जितने का भी बजट है, दे केम टू यू। एंड यूजर एक फर्क चीज है, हम्म, एंड यूजर तो आया, उसको जो चीज पसंद आएगा वो वही लेगा। जी। मगर कोई इन्वेस्टर है हम्म, और आपने उसको 3 चीजें दिखाई, जी। उसने कुछ सिलेक्ट किया, मगर आपने उसको बोला ये नहीं लेना तू वो ले, उसमें एग्जिट ईजी है, और उसने दूसरा लिया, हम्म। उसमें भी एग्जिट की जिम्मेवारी आपकी है? नहीं, अगर आप उनको ये पहले ही क्लियर कर देते हो कि इसके ये प्लस पॉइंट हैं और ये माइनस पॉइंट हैं, और उसके बाद भी वो उनकी चॉइस होती है कि वो उस प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें स्टार्टिंग से ही क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, डेफिनेटली आपको इस समय शॉर्ट टर्म में इसका प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन इसमें एग्जिट डिफिकल्ट होगी और आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आप ये प्रॉपर्टी लें। और जो चीज़ मैंने उन्हें सजेस्ट की होती है, तो मैं उसमें उनको इंश्योरिटी देती हूँ कि आपको मैं आपके टाइम के हिसाब से एग्जिट करा दूंगी। तो ब्रोकर्स पे मोस्टली ये इल्जाम लगता है कि जी। वो ऐसा बोल तो देते हैं मगर उसके बाद एग्जिट कराते नहीं। हाँ, ये बहुत होता है और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ब्रोकर ऐसा करते भी हैं कि वो मिसकमिटमेंट कर देते हैं या फिर उनको ऐसी चीज़ें दिलवा देते हैं कि जिनमें उनका उस समय अपना फ़ायदा होता है और क्लाइंट को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड मैंने ये देखा है, ये सीखा है, और स्पेशली स्पेस क्रिएटर्स में हम जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी को पिच करते हैं या प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, तो हम एक पीछे उसकी पूरी रेकी कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में क्लाइंट के लिए बेनिफिट है कि नहीं, उनका पैसा बनेगा या नहीं। और जब हमारी तरफ से ये श्योरिटी हो जाती है, तभी हम अपने क्लाइंट्स को उसमें वो प्रॉपर्टी उनको दिलाते हैं, और फिर हमारे लिए वो उसमें एग्जिट कराना बहुत आसान होता है। एक चीज बताओ, अभी जो मार्केट जैसे चल रही है, जी। मार्केट इज स्लोअर देन व्हाट इट वाज इन 2024। जी। लाइक 2000, आई वुड से 20 to 2024 वाज फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग। अभी मार्केट इज नॉट दैट फास्ट,
ओके, इट हैज स्लोड डाउन, उतनी सेल्स नहीं हो रही, प्राइसेस चाहे सेम हो, प्राइसेस शायद ना गिरे हो, मगर अभी उतनी सेल नहीं हो रही। अभी अगर आपको किसी क्लाइंट को 3 प्रोडक्ट्स पिच करने हो, इन्वेस्टर को, मैं एंड यूजर की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टर को आप 3 कौन से प्रोडक्ट पिच करेंगे विदाउट टेकिंग एनी डेवलपर्स नेम? व्हाट कैटेगरी वुड यू सजेस्ट? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो आप कह रहे हैं कि पहले मार्केट बहुत तेज़ थी और अब वो मार्केट स्लो डाउन हो गई है। सो वो जो पहले जो पीरियड था पिछले 2 सालों, मतलब आप 23-24 की बात कर रहे हैं, तो उस समय बहुत नए प्रोडक्ट पे ऐसा चल रहा था कि आप सिर्फ 10% दें या 30% दें और आपको एग्जिट मिल जाएगा, और ऐसे 1-2 एग्जाम्पल सेट हुए भी, और लोगों ने उसी को बेंचमार्क मानकर सारे प्रोडक्ट को इसी कैटेगरी में ले लिया कि हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे और हमें इमीडिएटली एग्जिट मिल जाएगा, और बिना सोचे समझे, बिना उसकी डेप्थ में जाए बिना ही उन्होंने ऐसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और हमें लगने लगा कि एकदम से बहुत तेज़ी आ गई है। और मगर जैसा रियल एस्टेट का अपना नेचर है कि ओवर अ पीरियड ही वो आपको रिजल्ट देती है, और जब ये एक्चुअली में लोगों को समझ आया, तो वो जो बबल जिसे आप कहते हैं, या जो वो करेक्शन है, वो संभल गई कि लोगों ने अगर उनके पास अपनी विड्थ है कि वो उस पैसे में इन्वेस्ट करें, उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिसे एक लॉन्ग टर्म वो चला सके, और विद इन 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का होराइजन रखकर इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली उनको उसका बेनिफिट होगा ही। और ये अब ये करेक्शन आ गई है, और इसलिए अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे लिए सबसे पहले ये है कि इस समय अगर कमर्शियल में देखा जाए तो एसईओ मार्केट एक बहुत अच्छा ट्रेंड आ गया है गुड़गांव में, क्योंकि इसमें आपको कैसे मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको सुपर और कारपेट एरिया सेम रेशियो में मिल जाता है, जितना सुपर होता है उतना ही कारपेट आपका यूजेबल आ जाता है। दूसरा इसमें ये होता है कि आपको मेंटेनेंस बहुत कम देनी पड़ती है, जिसकी वजह से टेनेंट अट्रैक्ट होते हैं, और ये इतने कन्वीनियंस होते हैं कि आपकी नेबरहुड पर ही एक प्राइम लोकेशन में ये लोकेटेड होते हैं, और आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता कि हमें प्लान करना है, पार्क करना है, ट्रैफिक से जाना है, बेसमेंट में पार्क करना है, फिर इतना वॉक करके जाना है। आप इमीडिएटली अपने नेबरहुड में ही गाड़ी पार्क करके, फ्रंट में पार्क करके अपनी शॉपिंग कर सकते हो, या जो भी आप खाना चाहते और हैं। एसईओ तो एक बिगर टिकट साइज हो गया, हाँ, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में भी कोई एसईओ शुरू हुआ तो 5-6 सीआर एंड अबव होगा। जी जी। आप क्या उससे छोटे इन्वेस्टर को कुछ नहीं बेचती? बिल्कुल, इन्वेस्टर के लिए अब जैसे अगर हम एसईओ की अभी मैं जो बात कर रही हूँ, तो दूसरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन अब आ गया है कि अब आप ये एसईओ फ्लोर वाइज भी ले सकते हैं। सो सपोज आपकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि आप पूरा एसईओ खरीदे, और या इतना आपकी टिकट साइज इतना नहीं है, तो आप छोटी टिकट साइज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक फ्लोर ले सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या जिस तरह से भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप ये कर सकते हैं। तो कमर्शियल के लिए ये एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा मैं कहूँगी कि प्लॉट्स हमेशा एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट रहती है। रेजिडेंशियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, वो चाहे आपके दीनदयाल प्लॉट्स हों या फिर आपके रेगुलर प्लॉट्स हों, आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हो, एक ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ लेते हो, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट देकर ही जाती है। आरती एक बात बताओ, एक एटलीस्ट गुड़गांव में एक बहुत ज्यादा जंग चलती रहती है बिटवीन 2 प्रोडक्ट्स। जी वन इज हाई राइज अपार्टमेंट्स, जो कि कॉन्डोमिनियम्स में होते हैं, जिसमें सारी फैसिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, सब पावर बैकअप, ये वो बहुत फ्री सब कुछ होता है। और दूसरा होता है लो राइज बिल्डर फ्लोर्स। हाँ जी, जो कि पीछे बंद भी हो गए थे स्टिल +4 वाले। हाँ जी। इसमें ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो किसी को लेने के टाइम क्या खरीदना होता है, या फिर आप क्या सोचते? 2 क्वेश्चन है मेरे कि क्या सोचना चाहिए एक एंड यूजर को या इन्वेस्टर को ये लेने के टाइम, और दूसरी चीज क्या इसमें कुछ फर्क आया? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बिल्डर फ्लोर अब बिकते नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्डर फ्लोर बिकते नहीं हैं।
एक पहला तो यही है कि ये हर एक की एक इंडिविजुअल चॉइस होती है कि आप हाई राइज में रहना पसंद करते हैं या लो राइज में। मगर अब मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो दिल्ली से आते हैं और वो हमेशा अपनी कोठियों में रहे हैं। उन्हें बड़े बेडरूम्स की, बड़े एरियाज़ की आदत होती है। उनके लिए एक अपार्टमेंट में रहना बड़ा मुश्किल होता है कि वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए जहाँ पर अगर 2 ब्रदर हैं, ऊपर नीचे हो जाए, और या फिर रूम्स बड़े हों या बच्चे आगे बड़े होने वाले हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा एरिया मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए एक अपार्टमेंट से ज़्यादा बेटर रहता है कि वो बिल्डर फ्लोर्स की तरफ जाएँ। और दूसरा दूसरा एक माइंडसेट होता है कि आपको उस ज़मीन का एक शेयर मिलता है। जैसे अगर आप ओवर अ पीरियड आपको लगे कि आप उसमें कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ़ अपने 3-4 लोगों को मिलकर उसके अंदर वो चेंजेज़ लाने होते हैं। और या फिर आपको कभी ऐसा लगता है कि अब आप इससे बोर हो गए हैं, तो आपको वो फ्रीडम होती है फ्लोर्स में कि आप उसमें चेंजेज़ कर सकें। लेकिन ये चीज़ आपको हाई राइज़ में नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पर्सनल चॉइस होती है। और कुछ लोग जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, वो एक लिफ्ट को यूज़ करना, हाई राइज़ को में जाना उन्हें नहीं पसंद आता। वो लोग प्रेफ़र करते हैं कि कुछ ग्राउंड फ्लोर या मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोर जैसी चीज़ें हो जाएँ, वो कम्फ़र्ट उन्हें ज़्यादा पसंद आती है। तो उन लोगों के लिए बिल्डर फ्लोर्स है। और ये कभी भी ट्रेंड ख़त्म नहीं होता। ये सिर्फ़ एक पीरियड आता है, कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई राइज़ की तरफ मूव हो रही हैं सारी चीज़ें, और कभी लगता है बिल्डर फ्लोर की तरफ हो रही हैं। लेकिन ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो आज की डेट में अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो, आप हाई राइज की तरफ भेजेंगे? इनमें अब ये आपने बोला एंड यूजर के लिए, हाँ जी। इन्वेस्टर की बात करते हैं, आप उसको हाई राइज की तरफ सजेस्ट करेंगे या बिल्डर फ्लोर्स की तरफ सजेस्ट करेंगे आज? आज की डेट में इस समय मैं उनको बिल्डर फ्लोर की तरफ सजेस्ट करूँगी, क्योंकि सबसे पहले इस समय प्रॉपर्टी के लैंड के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि अब पिछले 1-2 सालों में ही इतनी स्पीड से प्लॉट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि उस प्राइसेस के साथ-साथ ही आपके बिल्डर फ्लोर्स की डिमांड भी कीमत भी उतनी बढ़ती जा रही है। पर इसको मैं और कॉन्ट्रडिक्ट जी, करूंगा, क्योंकि अभी अभी पता चला यहीं सामने एक 73.5 करोड़ रुपीस एकड़ की लैंड बिकी है, मैक्स एस्टेट ने खरीदी है, जी, जी, अबाउट 9 एकड़। जी, तो जी, इसका मतलब जो हाई राइज के लिए भी लैंड है, उसके भी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ तो उसकी भी कॉस्टिंग अब जाएगी। हाँ तो जी। आप कैसे कह सकते हैं कि बिल्डर फ्लोर बेटर है? बिल्डर फ्लोर मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब अगर आप उसकी आप कॉस्ट लगाएं कि जिस स्पीड से प्लॉट का साइज बढ़ रहा है या सॉरी प्लॉट के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली हाई राइज के प्राइस उतने नहीं बढ़ रहे हैं। हाई राइज में आपको जो शेयर है, अगर हम लैंड की शेयर की बात कि करें, वो तो चॉइस है ना, हाँ, मगर उसके साथ अमेनिटीज भी तो मिलती हैं। हाँ जी, इम्यूनिटीज़ भी मिलती हैं, लेकिन आपको जो एरिया जितना, अगर आप बड़ा एरिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये एक चॉइस हो जाती है नहीं, वो आपकी। तो हो गया एक वो जिसने रहना है। जी, एंड जी, यूजर की बात नहीं कर रहे, जी, जी। इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए भी इसलिए, अगर आज की डेट में आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, आप ऑब्वियसली जब इन्वेस्टर करेंगे तो आप अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट करेंगे। उस समय उस प्लॉट का प्राइस, एक सर्टेन प्राइस को डिवाइड किया जाएगा 4 में, और आप उसके साथ उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और जब तक वो बाय द टाइम बनकर रेडी होगा, उसी रेशियो में उस समय प्लॉट के प्राइजेस बढ़ चुके होंगे। तो आपको जो एप्रिसिएशन एक फ्लोर में मिलेगा, उसके कंपैरेटिवली जब आप देखेंगे, जो एप्रिसिएशन 1.5 साल के अंदर, क्योंकि आपके मैक्सिमम 1.5 से 2 साल के अंदर वो बनकर रेडी हो जाता है। तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो आपको आपका रिटर्न इमीडिएटली विदिन 2 ईयर्स आपके पास आ जाता है। जबकि अगर आपने हाई राइज में इन्वेस्ट किया है, और हाई राइज में वो जो रिटर्न आपको आएगा, वो जब वो बनकर रेडी होगा, जनरली आप जानते हैं कि 4 से 5 साल लग जाते हैं, तब मिलेगा। तो आप अपना जो आपको अगेन 2 साल में आपको पैसा मिल गया है, आप उसको फिर से री इन्वेस्ट करके अगेन उसको मल्टीप्लाई कर सकते वो हैं। तो आप री इन्वेस्ट इसलिए कराएंगे कि आपको बार बार ब्रोकरेज मिलती रहे।
तो आप तो ऐसा ही प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे कि बार बार आप बेचते रहे और बार बार आपको ब्रोकरेज मिलती रहे। अच्छा चलो, एनीवेज, अब जी। एक चीज और बताओ कि द वे सम पीपल आर सेइंग कि इंडियन इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। डू यू थिंक दैट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट, एंड व्हाट विल इट बी? और उसका इम्पैक्ट अभी दिखेगा या अभी तो 20-22 साल है? नहीं, इम्पैक्ट अगर आज हम देखें, अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जिन एक्शंस को लेने की ज़रूरत है कि हमें अपनी अपने सिटीज़ को बढ़ाना है, ऐसी उनको डेवलप करना है, बहुत सारी फॉरेन ऑफिसेज़ को यहाँ पर लेकर आना है, कंपनीज़ को लेकर आना है, तो वो हर एक्शन के लिए आपको रियल एस्टेट की ज़रूरत है। चाहे वो बाहर से कंपनीज लाकर यहाँ पर ऑफिसेज बनाएं, या नई इंडस्ट्रीज क्रिएट करें, या फिर आप सिटी की डेवलपमेंट करें, हर चीज़ रियल एस्टेट से शुरू होती है। इसमें मेरा एक सवाल है यार जी। क्या आपने ये चीज स्टडी की है कि जैसे अभी गुड़गांव ओवर प्राइस भी हो रहा है और ओवर क्राउडेड भी हो रहा है, एक्सेप्ट द्वारका एक्सप्रेस वे, वो तो अभी डेवलप होना है और बहुत कुछ होना है, शुरू हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। इसमें आपको और मेरे को मतलब डिबेट करने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, गवर्नमेंट नीड्स टू डू अ लॉट, हाँ जी, एवरीबडी नोस अबाउट इट। नाउ लुकिंग एट दैट, और एक्सपेंसिव बहुत हो गया, डोंट यू थिंक रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज in tier 2 or tier 3 cities, satellite towns around, should be higher or would be higher than which is in Gurgaon? नहीं, ये एक बात बिल्कुल सही है कि इस समय टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, उसमें भी प्रॉफिट आ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, और होना भी चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर हमें विकसित भारत बनना है, तो 1 या 2, 3, 4 सिटीज़ के ऊपर ही नहीं डिपेंड रह सकते, उसके लिए और भी ऐसी बहुत सारी सिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इस समय की गुड़गांव में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो गुड़गांव एक ऐसी एस्पिरेशनल सिटी है कि यहाँ आज नॉर्थ इंडिया में भी अगर कोई भी बच्चा ग्रेजुएट होता है, तो उसका एक ही सपना होता है कि मैं गुड़गांव जाकर जॉब करूं, और जो और ओवर क्राउडेड करूं और ओवर क्राउडेड करूं, बिल्कुल। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उसे यहाँ मिल सकती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ अभी टियर 2 और टियर 3 में नहीं आई हैं। हमें इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए शायद कनेक्टिविटीज़ को भी इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पर जॉब्स हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप मैनेज कर सकते हैं उससे थोड़े डिस्टेंस पे रहना, तो उसके ऊपर इस समय गवर्नमेंट काफ़ी वर्क कर रही है। लेकिन हैविंग सेड दिस, गुड़गांव में हम कहें कि अपॉर्चुनिटीज़, तो आज हर एक इंसान के लिए ये अपॉर्चुनिटी है गुड़गांव में, और हर कोई अपना गुड़गांव में एक पार्ट ज़रूर चाहता है। एक चीज़ और बताओ, आप एनआरआई से डील करते हैं? जी। ठीक है, एक एनआरआई इन्वेस्टर जो है, क्योंकि वो तो बाहर बैठा है या नहीं बैठा, ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी से सब पता कर लेता है, वो एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट को सिलेक्ट करने के टाइम उसमें क्या देखता है? वो क्या देखता है? हाँ, कि कैसा एजेंट होना चाहिए? हाँ जी। जो भी रियल एस्टेट इस समय खरीदना चाहता है एनआरआई सेशन में, सबसे पहले कि जो जिस भी एजेंट को वो चूज़ करते हैं, या उन्हें जो चूज़ करना चाहिए, पहले तो ये देखना चाहिए कि उसे मार्केट के बारे में कितनी नॉलेज है, क्योंकि और क्या वो आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन दे सकता है। क्योंकि बहुत बार यहाँ पर वो मिस्टेक कर जाते हैं कि वो ये देखते हैं कि अगर ये जो मैं कह रहा हूँ उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाई, तो ये हमारी साइड नहीं है। बल्कि उनको ये देखना चाहिए कि वो अपनी नॉलेज से आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा है कि कौन कौन से प्रोडक्ट के क्या प्लस माइनस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। अगर वो आपको अब फ्रंटली ये कह सके कि ये जो आप कर रहे हैं, ये आपका डिसीजन आगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
क्या आपको रिजल्ट देगा या आपके लिए गलत है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो सिर्फ अपने डील करने या अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि आपके फायदे के लिए खड़ा है। ओके। और एक चीज आपसे और सवाल है जी। कि आपको 9 साल हो गए, हम्म, आपने रियल एस्टेट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में शुरू की जी। और अब 9 साल से आप वहीं पे काम कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेल्स हैं, हम्म, तो आपको ऑफर्स तो और भी आए होंगे बिल्कुल और आते ही होंगे, आते ही। और ऐसा भी आपको लगता होगा कि यहाँ पे तो मेरे को कुछ पार्ट ही मिलता है। कई आपके जान पहचान वाले वो भी बन गए होंगे, खुद अपने आप ही कंपनीज भी शुरू कर दी होंगी। इजी होता है ब्रोकर बनना, कोई मुश्किल नहीं होता। तो आपने वैसा अभी तक चूज क्यों नहीं किया, या 10-12 साल की बात करेंगे? अ, जैसा कि हमने स्टार्ट ही किया था कि रियल एस्टेट में लेडीज़ के लिए बहुत आसान नहीं होता, तो इनिशियली मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर आपको एक कंफर्ट, एक रिस्पेक्ट और वर्किंग वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसा मिले कि जहाँ आप ग्रो कर सको। ये हर जगह नहीं होता। यहाँ पर अगर मेरी ही जर्नी आप देखें, मैं जब जॉइन किया था जस्ट एज अ रिसेप्शनिस्ट, और उसके बाद मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि आज मैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब जब आपके ओनर्स, जो आपके सीनियर हैं, वो आपको ग्रो करने के लिए स्पेस दें और आपको उस तरह के लिए राइट गाइडेंस दे, राइट कोचिंग दे कि आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। अदरवाइज मोस्टली बहुत सारी कंपनीज हैं जो शायद आपको अच्छा सैलरी दे सके या अच्छी शेयर दे सके, कमीशन दे सके, लेकिन वो कभी भी जेन्युइनली आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए नहीं खड़े होते। उनका सिर्फ पर्पस ये होता है कि हमें कितना कमा कर दे रहे हैं और उसमें से हम उसको शेयर दें। जो जेन्युइनली आपके लिए, आपकी ग्रोथ के साथ आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहे, अगर ज़िंदगी में आपके पास एक भी ऐसा इंसान हो, तो आप अपने आप को लकी समझें, और मैं वो लकी इंसान हूँ। ओके। और एक चीज और बताइए कि एज अ वुमन वर्किंग इन रियल एस्टेट, जी, ऐसा भी हुआ होगा सम मेन वुड हैव ट्राइड टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, बिल्कुल। तो ऐसा पहली चीज हुआ हुआ तो आपने कैसे हैंडल किया? हाँ, ये हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि आपको बहुत अनएप्रोप्रिएट मैसेजेस कर देते हैं लोग, गलत टाइम पर आपको कॉल करते हैं, या फिर जैसे कि मैंने बोला, इस प्रोफ़ेशन को बहुत रिस्पेक्टफुली नहीं देखा जाता। तो वो सोचते हैं कि ये अगर इस प्रोफ़ेशन में आए हैं, तो ये एक ईज़िली अवेलेबल चीज़ है। तो ऐसे कई बारी सामने आया चीज़ों को, जिसे आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और 1 मिनट को ऐसा भी लगा कि शायद मैंने कोई गलत प्रोफ़ेशन तो नहीं चुन लिया। लेकिन इसको मैंने हैंडल ऐसे किया कि सबसे पहले जब एक बार आप किसी के सामने इंटरैक्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना एक बार सेट उसी समय कर देना होता है। आपको दूसरे के सामने वो वाइब्स ही नहीं आने देनी चाहिए कि कोई आपको इस तरह की कोई बात कह भी सके। हम्म। और लेडीज़ में एक ये नेचुरल, एक ये पावर दी है भगवान ने कि वो समझ पाती हैं कि जो उनसे बात कर रहा है या जो उनको देख रहा है, वो किस नज़रिए से देख रहा है या उसके पीछे उसकी क्या मंशा है। और अगर आप उसी समय उसको अटेंड करके उसको वहीं पर ही हैंडल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो बात आगे बढ़ती ही नहीं है। आपको बिल्कुल एग्रेसिव में नहीं होना होता और इसको बहुत कामली हैंडल करना होता है, बट एट द सेम टाइम इसको इग्नोर भी नहीं करना होता। तो मैंने वही किया। मैं अगर कभी ऐसा हुआ, मैंने पहले अपने सीनियर्स के साथ शेयर किया, आपके साथ शेयर किया कि ये क्लाइंट इस तरह से बात कर रहा है, और फिर दूसरा कि आप सीधी तरह से उसको ब्लॉक कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, और आप उसमें इंडल्ज उसको होने ही नहीं देते, और यही बेस्ट वे होता है। नाउ एज अ करियर, जी। अगर आपको दोबारा चुनना हो, हम्म। यू नो इफ यू आर 25 यस, and you were to choose a career again, will you choose being a real estate consultant? श्योर।
मैं ये ज़रूर चुनूँगी और मुझे बल्कि इस चीज़ का अभी भी दुःख होता है कि मैंने ये बहुत लेट शुरू किया। अगर यही मैंने 25 इयर्स में शुरू किया होता, तो आई वुड हैव बीन मच हायर व्हाट आई हैव ऑलरेडी अर्न्ड नाउ। और इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए, अगर आप इसको सिंसियरली और अपनी नॉलेज के साथ हैंडल करते हैं। और लकीली मैं इस समय इस ग्रोइंग इंडिया में और इस ग्रोइंग सिटी में हूँ, जहाँ पे इस रियल एस्टेट एक बूम कर रहा है और मैं इसका पार्ट हूँ। और ये आज कह सकते हैं कि सबसे एक्सपेंसिव बाइंग किसी की होती है तो वो रियल एस्टेट होती है, और उसका पार्ट होना एक प्राउड फीलिंग है। है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि रियल एस्टेट फॉर वुमेन, इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट और समबडी इज ऑलरेडी स्टार्टेड, अगर कोई है इस प्रोफेशन में, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आपको ये बिल्कुल भी अब इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है ये काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में इसका काम होने लगा है। बहुत बड़े अच्छे ऑफिसेज खुल गए हैं। अब इवन कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी हद तक कॉर्पोरेटाइजेशन भी हो चुकी है, और इसके साथ साथ एजुकेटेड लोग और पॉलिश्ड लोग इसमें आ गए हैं। तो अब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी सारी लेडीज़ इसमें अच्छा काम कर भी रही हैं, और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें आएँ। और जो आपकी एक नेचुरल, मैंने जैसे कहा कि लेडीज़ में एक नेचुरल होता है कि वो सिंसियर होती हैं या लोगों को इमोशंस को समझ सकती हैं, उसको यूज़ करें और उसको लोगों को समझ के सही एडवाइस दें, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। एक चीज़ बताइए, आप सोशल मीडिया पे भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं जो आप काम करते हैं। अभी एक नई चीज़ आ रही है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दे आर सेइंग कि रियल एस्टेट एजेंट्स विल बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, हर चीज़ पर पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने आप को उस चीज़ को, नए चीज़ को सीख कर उसमें ढल जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ नई अपॉर्च्युनिटी भी क्रिएट कर देती है। अगर हम ये कहें कि वो रिप्लेस कर देगी, तो बहुत सारी चीज़ों में वो आपके लिए एडवांटेज क्रिएट कर देगी। और अब ये आपके ऊपर होता है कि आप उससे कितना फ़ायदा उठाकर अपने आप को कितना उससे शार्प करके उसके लिए अगेन अपने आप को उसको यूज़ करके बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ निकाल सकें। तो you have a daughter and a son. जी। If given a choice, will you put one or both of them into this profession? मैं ज़रूर चाहूँगी एटलीस्ट दोनों में से एक ना एक तो ज़रूर इसमें आए। और इनफैक्ट मैंने अपनी डॉटर जो कि अभी कॉलेज में है, मैंने उसको रियल एस्टेट की इंटर्नशिप भी कराई, और उसके पीछे मेरा यही विजन था कि वो इसको समझे और इसको जाने। और ये मेरा हमेशा ये ख्वाब रहा है कि मैं उसके लिए इतना सब क्रिएट करूं कि वो विलिंगली इस प्रोफेशन को चुने। आदि, एक बात बताइए, लोग कहते हैं बहुत पैसे कमाते हैं रियल एस्टेट एजेंट, तो आपने आज तक किसी ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा पैसे कितने कमाए होंगे आपने? वैसे ये डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए, मगर मैं ये बस इतना बता सकती हूँ कि मैंने उस एक ट्रांजैक्शन से अपना फ्लैट खरीदा था। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच आरती। आई एम श्योर कि जो आपने हमारे साथ शेयर किया है यहाँ पे विल बी वेरी यूजफुल फॉर लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स। Thank you so much for having me. Yeah. Thank you, everybody. And if you liked our podcast, please share it in the comments and share it with people जो रियल एस्टेट का सही फायदा उठा सके।